गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मैमल्स में प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, क्या ज़रूरत है प्लेसेंटा की। ठीक है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अब प्लेसेंटा की अगर अपन बात करें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यूथेरियंस का या मैमल्स का। आप बोल दो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है मैमल्स का। अब इसके पहले अगर डेवलपमेंट की हम बात करें, जैसे चिक की बात करते हैं, चिक एम्ब्रायो की, तो चिक के अंदर डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ पे न्यूट्रिशन एग के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था। चाहे वो एल्बुमिन हो जो एग वाइट होता है, चाहे वो यॉक हो, तो जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट थी वो ऑलरेडी उस एग के अंदर दी गई थी ताकि वो जो एम्ब्रायो है उस न्यूट्रिशन को यूटिलाइज़ करके डेवलप हो सके। पर अगर हम मैमल्स की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी कोई न्यूट्रिशन नहीं है। जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो जो मदर की बॉडी है, मदर जो न्यूट्रिशन लेगी वही न्यूट्रिशन एम्ब्रायो के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। डायरेक्ट अपटेक एम्ब्रायो का तो है नहीं न्यूट्रिशन का, तो वो जो अपटेक जो न्यूट्रिशन का इनटेक मदर करेगी वही न्यूट्रिशन जाएगा एम्ब्रायो के पास या बेबी के पास। वो कनेक्शन जो है मदर और एम्ब्रायो के बीच में, ये कनेक्शन प्लेसेंटा का है। जो मैटरनल टिश्यू है, मैटरनल टिश्यू, और उधर क्या है, एम्ब्रायो है। तो मैटरनल टिश्यू और इधर हो गया एम्ब्रायो, मतलब फीटल टिश्यू, फीटस बोलते हैं ना अपन। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो कनेक्शन जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा से। तो जो भी कम्युनिकेशन मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू के बीच में होती है वो सारी की सारी कनेक्शन, सारे का सारा ट्रांसपोर्ट प्लेसेंटा के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, अगर प्लेसेंटा ना रहे तो मैटरनल टिश्यू जो है फीटल टिश्यू को किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन, किसी भी प्रकार का कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो प्लेसेंटा इसलिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़, यॉक यहाँ पे मौजूद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि अगर मैमल्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो एग है वो एलेसिथल होता है। मैमेलियन एग जो होता है, मैमेलियन एग वो एलेसिथल होता है, मतलब यॉकलेस। यॉक यहाँ पे नहीं पाया जाता, मतलब इंटरनली न्यूट्रिशन ऑलरेडी प्रेजेंट होता नहीं है एग में। एक्सटर्नली न्यूट्रिशन लेना पड़ता है मैटरनल टिश्यू से, मैटरनल बॉडी से। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो प्रेजेंट रहता है। अब इसके बाद अगर अपन देखें तो प्लेसेंटा सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगा फीटल टिश्यू को, नहीं। न्यूट्रिशन के साथ साथ फीटस का रेस्पिरेशन, फीटस को किसी भी प्रकार के एंजाइम्स की ज़रूरत पड़े, फीटस को किसी भी प्रकार के हार्मोन्स की ज़रूरत पड़े, फीटस का गैसियस एक्सचेंज करना हो, फीटस को एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना हो, ये सारा काम जो है ये प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। ठीक है, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, चाहे वो न्यूट्रिशन की गेनिंग हो, चाहे वो हार्मोन की गेनिंग हो, ये जो भी काम होंगे फीटस से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो प्लेसेंटा के थ्रू होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर अपन देखें एक चीज़, प्लेसेंटा, अब बेसिक पॉइंट पे आ जाते हैं हम, प्लेसेंटा के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, प्लेसेंटा एक ऑर्गन है, टेम्पररी ऑर्गन है। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है प्लेसेंटा का बनना। प्लेसेंटा कैसे बन रहा है ये होता है प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटा एक तो सबसे पहली चीज़ टेम्पररी ऑर्गन है। प्लेसेंटा क्या है? एक टेम्पररी ऑर्गन है। ठीक है, अब ये टेम्पररी ऑर्गन क्यों बोला गया? क्योंकि प्लेसेंटा लाइफ टाइम नहीं रहता। प्लेसेंटा बनता कब है? प्रेगनेंसी के टाइम बनता है। टेम्पररी ऑर्गन इसलिए बोला गया क्योंकि इट फॉर्म्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
प्रेगनेंसी के समय बनता है। जब इम्प्लांटेशन होता है, अच्छा एक टर्म और आप लोग लिख लो, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब जब एग और स्पर्म फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट डेवलप होकर मोरुला बनाता है और फाइनली जब मोरुला 6 से 10 दिन के बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कर देता है, तब वो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूटेराइन वॉल में, इंडोमेट्रियम का जो यूटेराइन वॉल है उससे जाके जुड़ जाता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है व्हेन ब्लास्टोसिस्ट अटैचेस विद द इंडोमेट्रियम वॉल, जब ब्लास्टोसिस्ट इंडोमेट्रियम के वॉल से कनेक्ट हो जाता है या फिर इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांट्स इन एंडोमेट्रियम वॉल, या अपन जो बोलते हैं यूटेराइन वॉल में कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, उसको अपन बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन होता किसका है? ब्लास्टोसिस्ट का। पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट से मोरुला बनता है, मोरुला से ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है और ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांट हो जाता है, जुड़ जाता है। नॉर्मल यही फंक्शन होता है इम्प्लांटेशन का। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन जो होता है वो होता है 6 से 10 दिन। फर्टिलाइजेशन के मतलब जाइगोट बनने के 6 से 10 दिन के अंदर जो है इम्प्लांटेशन हो जाता है। कम से कम 6 दिन लगते हैं, मैक्सिमम 10 दिन लगते हैं और इम्प्लांटेशन जो है यूटेराइन वॉल पे हो जाता है इसका। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो जाता है। प्लेसेंटा का जो कंप्लीट फॉर्मेशन है, यहाँ पे तो सिर्फ इम्प्लांटेशन हुआ, कंप्लीट फॉर्मेशन जो है प्लेसेंटा का, कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, ये होता है 11 हफ्ते में। फर्टिलाइजेशन के बाद 11 हफ्ते लग जाते हैं, तब जाके हम इम्प्लांटेशन के बाद 11 हफ्ते लग जाते हैं, इस तरह समझो 11 हफ्ते लग जाते हैं, 11 वीक्स। ठीक है, अप्रॉक्स 11 हफ्ते लग जाते हैं, तब जाके कंप्लीट डेवलपमेंट होता है या कंप्लीट फॉर्मेशन होता है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा भी बन गया, इम्प्लांटेशन पहले हुआ फिर प्लेसेंटा बन गया। अब जो एम्ब्रायो है उसको न्यूट्रिशन डायरेक्टली प्लेसेंटा के थ्रू, मतलब मैटरनल टिश्यू के थ्रू ना मिलके प्लेसेंटा के थ्रू मिलेगा। अब उसके अलावा एक और चीज़, प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रायो से जुड़ा कैसे रहता है? एम्ब्रायो तो है ना, ये फीटल टिश्यू जो है, फीटस जो है, ठीक है, फीटस मानो सिंपल से, फीटस जो है उससे प्लेसेंटा ऐसे चिपका हुआ नहीं रहता है ना, एक कॉर्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। फीटस से प्लेसेंटा एक कॉर्ड के थ्रू चिपका हुआ रहता है या जुड़ा हुआ रहता है। उस कॉर्ड को अपन क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है? ये फीटस और प्लेसेंटा को कनेक्ट करता है। कनेक्ट्स फीटस विथ प्लेसेंटा, फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है। अम्बिलिकल कॉर्ड एक पाइप की तरह, नली की तरह स्ट्रक्चर है, ठीक, और अप्रॉक्स 55 से 60 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, अप्रॉक्स 55 टू 60 सेंटीमीटर्स, इतना लंबा हो सकता है अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये प्लेसेंटा को फीटस से जोड़ के रखता है, बाइंड करके रखता है, और इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा से जो भी न्यूट्रिशन आता है वो फीटस में जाता है, और फीटस से कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट आता है वो प्लेसेंटा के थ्रू शरीर के बाहर जाता है, मदर के। ठीक, अब आगे हम बात करें ह्यूमंस के अंदर प्लेसेंटा की, अगर हम बात करें तो टोटल 4 टाइप के प्लेसेंटा ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, एक यहाँ से मैं मिटा देता हूँ कि ह्यूमंस के अंदर टोटल 4 टाइप के प्लेसेंटा पाए जाते हैं। हम इनकी क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि प्लेसेंटा होता क्या है, किस तरह से बनता है और क्या यूज़ है प्लेसेंटा का, ह्यूमन बॉडी में प्लेसेंटा का क्या यूज़ है, इसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो टोटल 4 टाइप के प्लेसेंटा होते हैं ह्यूमन में, मेटाडिस्कॉइडल, कोरियोनिक, हीमोकोरियल और डेसिक्वेट।
टोटल 4 टाइप के प्लेसेंटा जो हैं वो ह्यूमन में पाए जाते हैं। सबसे पहला है मेटाडिस्कॉइडल, मेटाडिस्कॉइडल के बाद जो दूसरा प्लेसेंटा पाया जाता है दैट इज कोरियोनिक, CHORIONIC। कोरियोनिक के बाद हीमोकोरियल, एंड फाइनली हीमोकोरियल के बाद जो प्लेसेंटा पाया जाता है वो होता है डेसिक्यूएट। ये 4 टाइप के टोटल प्लेसेंटास पाए जाते हैं। इनको हम डिटेल में आगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्लेसेंटा की तो उसमें पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम देखें प्लेसेंटा के बारे में। एक प्लेसेंटा के लिए टर्म लिख लो, याद रहे तो बहुत अच्छा है। प्लेसेंटा को हम फीटो मैटरनल ऑर्गन भी बोलते हैं। प्लेसेंटा जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फीटो मैटरनल ऑर्गन। ऐसा क्यों बोलते हैं इसको? फीटो मैटरनल ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? 2 टर्म आ रहा है यहाँ पे, फीटस और मैटरनल। मतलब फीटस और मदर दोनों के पार्ट्स मिलके एक ऑर्गन बने, उसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटा। तो फीटो मैटरनल ऑर्गन ये होता है। इसमें कुछ पोर्शन फीटस का होता है और कुछ पोर्शन जो है वो मदर के एंडोमेट्रियम का होता है या फिर मदर का होता है। ठीक है, तो फीटस का भी कुछ भाग होता है, मदर का भी कुछ भाग होता है। इस कारण से दोनों को मिला के अपन फीटो मैटरनल ऑर्गन बोलते हैं। फीटस का कौन सा पोर्शन होता है? अगर अपन फीटस पोर्शन देखें तो फीटस जो है, फीटस नहीं पहले जाइगोट, ब्लास्टोसिस्ट की बात करो। ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम की वॉल से जिस चीज़ से जुड़ा हुआ होता है वो हो गया फीटस का पोर्शन, दैट इज कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई हो गया प्लेसेंटा में फीटस का पोर्शन। और मैटरनल पोर्शन क्या हो गया? मैटरनल पोर्शन हो गया एंडोमेट्रियम। मैटरनल पोर्शन जो है वो हो गया एंडोमेट्रियम, मतलब यूटेरस की वॉल, यूटेरस की जो दीवार है वो हो गया मैटरनल पोर्शन प्लेसेंटा के काम। तो प्लेसेंटा 2 चीज़ों से मिलके बन रखा है, फीटस का पोर्शन जो कोरियोनिक विलाई होगा, मदर का पोर्शन जो कि एंडोमेट्रियम होगा। यूटेरस की जो वॉल होती है उसको एंडोमेट्रियम अपन बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय यही एंडोमेट्रियम की वॉल जो है वो कोलैप्स कर जाती है और ब्लीडिंग के समय ये बाहर आती है। पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होने लगता है, तब जाके एंडोमेट्रियम की वॉल, प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूअसली इस एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक करता रहता है, मोटा करता रहता है, ताकि ये वॉल कोलैप्स ना हो और इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाए और जाइगोट एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होने लगे। ये सिंपल सी एक थ्योरी है एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम नॉर्मली जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब एंडोमेट्रियम कंटिन्यूअस बना रहता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बना रहता है। अगर शरीर में प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूअसली रहेगा तो एंडोमेट्रियम भी बना रहेगा। अब इसके आगे अगर अपन देखें तो मैटरनल पोर्शन जो है वो एंडोमेट्रियम होता है। एंडोमेट्रियम जो है यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो फीटस में या प्लेसेंटा में हेल्पफुल होता है उस एंडोमेट्रियम को हम बोलते हैं डेसिडुआ बेसालिस। ये एंडोमेट्रियम होता है डेसिडुआ बेसालिस। डेसिडुआ बेसालिस एंडोमेट्रियम का वो पार्ट होता है जो कि एंडोमेट्रियम की दीवार से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जो कि जुड़ा हुआ रहेगा, प्लेसेंटा की वॉल से जुड़ा होगा, वो होगा डेसिडुआ बेसालिस। दूसरा होता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस। अच्छा, मैं 3 नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, डेसिडुआ बेसालिस, दूसरा होता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और तीसरा कैप्सुलरिस, और तीसरा होता है डेसिडुआ पेराइटलिस। तीसरा होता है डेसिडुआ पेराइटलिस। तो ये 3 होते हैं एंडोमेट्रियम के पार्ट। मतलब ये यूटेराइन वॉल, ठीक है, यूटेराइन वॉल में प्लेसेंटा है जो, अब प्लेसेंटा की अगर हम यहाँ पे ये बात करें तो ये विलाई से एक तो जुड़ा हुआ है,
जो विलाई वाला पोर्शन होगा जहाँ से जुड़ रखा है, तो एंडोमेट्रियम का ये जो पोर्शन होगा वो होगा डेसिडुआ बेसिलिस। उसके अलावा जो पूरी की पूरी प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी यहाँ पे, जो पूरी प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी वो होगा कैप्सुलरिस, क्योंकि कैप्सूल फॉर्म में, और उसके अंदर का पूरा पोर्शन जो होगा वो होगा पेराइटलिस। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया कैप्सुलरिस और ये अंदर वाला पार्ट हो गया पेराइटलिस विथ रेफरेंस टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के केस में एंडोमेट्रियम की अगर हम बात करें तो ये 3 पार्ट होते हैं। मतलब एंडोमेट्रियम प्लेसेंटा बनाने में जो एंडोमेट्रियम हेल्पफुल होता है उसके अकॉर्डिंग 3 पार्ट होते हैं एंडोमेट्रियम के। जो जुड़ा हुआ रहता है वॉल से वो बेसिलिस, जो कवर करके रखता है वो कैप्सुलरिस, और जो अंदर बाकी पोर्शन प्रेजेंट होता है वो पेराइटलिस। ठीक है, 3 पार्ट हो गए। अब उसके आगे हम देखते हैं थोड़ा फंक्शंस के बारे में। प्लेसेंटा में क्या क्या फंक्शन पाए जाते हैं और किस प्रकार से ये फीटस को हेल्प करता है, उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। अब ये मैं इसको मिटाता हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। फंक्शंस की अगर हम बात करें, बहुत सारे फंक्शन होते हैं प्लेसेंटा के, एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? डेवलपिंग एम्ब्रायो को यूटेराइन वॉल से जोड़ना, इसको अपन बोलते हैं एंकोरेज, या फिर सीधे टर्म में बोलें तो डेवलपिंग एम्ब्रायो को यूटेराइन वॉल से जोड़ के रखना। ठीक है, कंटिन्यूअसली जोड़े रखना, कोलैप्स ना हो जाए एम्ब्रायो। ठीक है, तो डेवलपिंग एम्ब्रायो को यूटेराइन वॉल से जोड़ के रखता है। एंकर डेवलपिंग एम्ब्रायो विथ यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल से डेवलपिंग एम्ब्रायो को जोड़ के रखता है। सबसे पहला फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा बहुत ज़रूरी फंक्शन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। दूसरा बहुत ज़रूरी फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एम्ब्रायो को। एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो डेवलप कैसे करेगा, ग्रो कैसे करेगा? उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, क्योंकि उसको तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, नए नए स्ट्रक्चर बनाने हैं, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसके बॉडी ऑर्गन्स बनने वाले हैं, सारी चीज़ें बनने वाली हैं। तो डेवलपमेंटल फेज़ में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इन चीज़ों की। जो एटीपी बनते हैं या फिर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से जब एनर्जी आती है, चाहे वो ग्लूकोज आए, फैट आए, प्रोटीन आए, और सबको ब्रेक डाउन करके जब हम एटीपी निकालते हैं, उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है डेवलपमेंट के टाइम पे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन तो बहुत ज़रूरी है। अब न्यूट्रिशन किस किस टाइप से दे सकता है? सबसे पहले अगर अपन बात करें न्यूट्रिशन में तो डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये कुछ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, कुछ न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल मोनोसेक्राइड्स को, मोनोसेक्राइड्स के बाद अमाइनो एसिड्स को, कुछ हार्मोन्स को, कुछ विटामिन्स को, लिपिड्स को। मोनोसेक्राइड, लिपिड, अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स, विटामिन, तो इतनी सारी चीज़ों को ये ट्रांसपोर्ट करता है। डिफ्यूज़न या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जहाँ पे किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है, एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर डिफ्यूज़न के थ्रू ये ऐसा कर सकता है, इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, मोनोसेक्राइड, लिपिड, अमाइनो एसिड, हार्मोन्स और विटामिन्स को। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो दूसरा सोर्स होता है डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अलावा पिनोसाइटोसिस। आई होप आप लोगों ने एंडोसाइटोसिस पढ़ा होगा, जहाँ पे एंडोसाइटोसिस में आप लोग फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस पढ़ते हो। तो पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? लिक्विड सब्सटेंस को जब हम एनगल्फ करते हैं। यहाँ पे
आप मान के चलो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को, छोटे मॉलिक्यूल्स को जब अपन इनगल्फ करते हैं तो यहाँ पे पिनोसाइटोसिस के थ्रू, मतलब वाटर में डिसॉल्व होके या वाटर के थ्रू हम चीज़ों को अब यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, वाटर के थ्रू चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो पिनोसाइटोसिस से किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लेसेंटा? सबसे पहली तो बात होती है मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखो, मोनोसेक्राइड है, अमाइनो एसिड है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स, तो छोटे फॉर्म है ना। ग्लूकोज को तोड़ते ही तो अपन मोनोसेक्राइड बनाते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये सब करते हैं ना। तो यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल्स से मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आएंगे पॉलीसेक्राइड, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या आएंगे? पॉलीसेक्राइड। ग्लूकोज एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, तो ग्लूकोज आ जाएगा, फ्रक्टोज आ जाएगा, ये सारे पॉलीसेक्राइड्स हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड तो छोटा फॉर्म हो गया, पर प्रोटीन्स बड़े हैं, तो प्रोटीन्स इनका ट्रांसपोर्ट हो सकता है। पॉलीसेक्राइड हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है एब्जॉर्व किए किसके द्वारा जाती हैं? इन दो की अगर अपन बात करें तो ये एब्जॉर्व होते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल के द्वारा। ट्रोफोब्लास्ट सेल ब्लास्टुलेशन स्टेज में जब ब्लास्टोसील की कैविटी बनती है, ब्लास्टोसील की कैविटी बनती है और ऊपर से एक सेल की लेयर होती है, वो जो सेल की लेयर होती है वो होता है ट्रोफोब्लास्ट सेल, ठीक है। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल होते हैं जो कि लेयर बनाते हैं ब्लास्टोसील की कैविटी, जहाँ पे अंदर ब्लास्टुला जो मौजूद होता है, तो ब्लास्टुला का जो पूरा आउटर लाइनिंग बनाते हैं ब्लास्टोडर्म, वो ट्रोफोब्लास्ट सेल ही बनाते हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा बहुत सारे फंक्शन है, जैसे न्यूट्रिशन के बाद थर्ड हो गया रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया यहाँ पे। उसके अलावा एक्सक्रीशन में हेल्पफुल, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा यहाँ पे ये क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैशियस एक्सचेंज होगा। एक्सक्रीशन में यूरिया, उसके अलावा यूरिया के अलावा यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इनको एक्सक्रीट करेगा। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन आप लोगों ने सुना होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय एक प्रोडक्ट निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको अपन क्रिएटिनिन बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिनिन यहाँ पे निकलता है। फॉस्फोक्रिएटिनिन मौजूद रहता है ना, फॉस्फोक्रिएटिनिन में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसको हम हटा देते हैं, उसको यूटिलाइज कर देते हैं एटीपी बनाने में। उसके बाद यहाँ पे क्रिएटिनिन बच जाता है, जो कि मस्कुलर वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे शरीर में, इसको निकालना पड़ता है। अगर क्रिएटिनिन रह गया तो मसल स्पैम्स में आ सकते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन परमानेंट हो सकता है। उसके बाद अगर अपन देखें तो कुछ एंजाइमेटिक फंक्शन, पहले तो एक चीज़ लिखो, स्टोरेज में हेल्पफुल करता है। स्टोरेज मतलब जो ग्लूकोज इनके पास अगर एक्स्ट्रा मात्रा में आ जाता है तो वो जो ग्लूकोज है उसको ये स्टोर करके रख सकता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लूकोज को ये स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। स्टोरेज के अलावा यहाँ पे क्या फंक्शन हो सकता है? स्टोरेज के अलावा एंजाइमेटिक फंक्शन होता है कई प्रकार के। एंजाइमेटिक फंक्शन मतलब कई प्रकार के एंजाइम का सिक्रीशन होता है यहाँ पे। एंजाइम सिक्रीशन फॉर एग्जांपल फॉस्फोलाइपेज एंजाइम है या फिर ऑक्सीटोसाइनेज एंजाइम है। एंजाइम जो है ऑक्सीटोसाइनेज, फॉस्फोलाइपेज हो गया, ऑक्सीटोसाइनेज हो गया। उसके अलावा डायअमीनो ऑक्सीडेज, ये सारे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है यहाँ पे। इनका काम क्या होता है? इन एंजाइम्स का बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं एंडोमेट्रियम को। ऑक्सीटोसाइनेज, फॉस्फोलाइपेज और डायअमीनो ऑक्सीडेज। उसके अलावा कुछ एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं। एंडोक्राइन फंक्शन का मतलब क्या हुआ? हार्मोन का सिक्रीशन। तो कुछ एंडोक्राइन फंक्शंस भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं। एंडोक्राइन फंक्शन क्या क्या है इनके? सबसे पहला फंक्शन है एस्ट्राडायोल का सिक्रीशन करना।
ईस्ट्राडायोल का सिक्रीशन करना। ईस्ट्राडायोल क्या करता है? ईस्ट्राडायोल एक स्टेरॉयड हार्मोन है, ये पता है आपको। ईस्ट्राडायोल जो है एक स्टेरॉयड हार्मोन है और ये काम क्या करता है? यूट्रस वॉल को थिक करता है, और यूट्रस वॉल को अगर कोई थिक करता है दैट मीन्स कि वो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करके रखता है, प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन करता है। तो ईस्ट्राडायोल जो है यूटेराइन वॉल को थिक करने का, मोटा करने का काम करता है, ताकि ये जो यूटेराइन वॉल है वो कोलैप्स ना कर जाए और एम्ब्रायो वहाँ से कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है। उसके अलावा ईस्ट्राडायोल के अलावा ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? प्रेगनेंसी हार्मोन। इसका सिक्रीशन नहीं होगा मतलब प्रेगनेंसी नहीं आएगी। तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन, कंटिन्यूअस सिक्रीशन करना ज़रूरी है। और प्रोजेस्टेरॉन का कंटिन्यूअस सिक्रीशन तब होता है जब कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूअसली बना रहता है। कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में आपको पता होगा, ग्राफियन फॉलिकल बनता है, उससे जब एग निकल जाता है तब वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता रहता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एंडोमेट्रियम के वॉल को कोलैप्स नहीं करने देता है। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG हार्मोन का सिक्रीशन होता है। HCG क्या हुआ? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है या गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। HCG क्या करता है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करके रखता है, रेगुलेट करता है। ज़रूरी है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन रहे। जब तक प्रोजेस्टेरॉन रहता है तब तक ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन बहुत कम रहता है, इसलिए बोला जा रहा है मेंटेन। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि सिक्रीट करता रहता है, मेंटेन करता है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होगा शरीर में उस समय ईस्ट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इम्यूनिटी में भी ये हेल्प करता है। मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ पे एक जगह लिख देता हूँ। इम्यूनिटी में कैसे हेल्प करता है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, यहाँ पे फॉर्मेशन IgG, ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी मैटरनल टिश्यू से, प्लेसेंटा से क्रॉस होके IgG जो है ये क्रॉस करता है प्लेसेंटा को और एम्ब्रायो के अंदर जाता है, और एम्ब्रायो के अंदर जाके ये पैसिव इम्यूनिटी जो है क्रिएट करता है। एम्ब्रायो के अंदर जाता है और ये क्या क्रिएट करता है? पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। तो इतने सारे फंक्शन हैं। एंकरेज करना मतलब कि डेवलपिंग एम्ब्रायो को यूटेराइन वॉल से जोड़ के रखना, एंडोमेट्रियम के वॉल से जोड़ के रखना। न्यूट्रिशन में डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मोनोसेक्राइड, लिपिड, अमाइनो एसिड, हार्मोन्स और विटामिन्स को। और पिनोसाइटोसिस के थ्रू मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स को, जैसे पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन्स को ट्रोफोब्लास्ट सेल को दिया जाता है। ट्रोफोब्लास्ट सेल इनको एब्जॉर्व कर लेते हैं। रेस्पायरेशन मतलब गैसियस एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन देता है, CO2 ले लेता है। एक्सक्रीशन का काम करता है जो कि यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन को एम्ब्रायो के बॉडी से बाहर भेज देते हैं। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में वही रह गए सारे के सारे वेस्ट मटेरियल तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। स्टोरेज का काम करता है, क्योंकि ग्लूकोज अगर ज़्यादा मात्रा में आ जाए एम्ब्रायो के पास तो उस ग्लूकोज को स्टोर करके रखना पड़ता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ताकि जब ज़रूरत पड़े उस समय हम ग्लूकोज को या ग्लाइकोजन को यूटिलाइज करके, तोड़ के एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सकें। एंजाइमेटिक कुछ फंक्शन होते हैं, ऑक्सीटोसाइनेज, फॉस्फोलाइपेज और डायमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं इस एम्ब्रायो के। उसके अलावा एंडोक्राइन कुछ फंक्शंस होते हैं। एंडोक्राइन फंक्शंस का मतलब होता है हार्मोन का सिक्रीशन होता है। हार्मोन सिक्रीशन कौन कौन से होते हैं? एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरॉन और HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। एस्ट्राडायोल का फंक्शन क्या होता है? यूटेराइन वॉल को मेंटेन करके रखना। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है, कॉर्पस ल्यूटियम जब तक रहेगा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता रहेगा और इसका भी काम है यूटेराइन वॉल को मेंटेन करके रखना, कोलैप्स ना करने देना। और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, इस हार्मोन का क्या काम था? ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हो गए। और इम्यूनिटी तो है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू पास करके जाता है और पैसिव इम्यूनिटी क्रिएट करता है किसी भी एम्ब्रायो में, क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी अगर नहीं आएगी तो किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी बीमारी उस एम्ब्रायो को बीमार कर सकती है। और जन्म के बाद भी वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी उसके अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है, ताकि किसी भी प्रकार की छोटी छोटी बीमारी से जो बेबी है वो बीमार ना पड़ जाए। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं प्लेसेंटा के
और प्लेसेंटेशन कैसे होता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्लेसेंटा की कि अलग अलग बेसिस पे कैसे प्लेसेंटा को डिवाइड किया गया है। ओके, सो आज का वीडियो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने नोट्स बना लिए होंगे, और अगर नहीं भी बनाए हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखना अच्छे से और नोट्स बना के रेडी करना। ठीक है, आज का वीडियो हम यहाँ पे ओवर कर देते हैं। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्लेसेंटा का। सो थैंक यू वेरी मच।